हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5वें सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 का फाइलम नंबर 5। पहला नंबर हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा नंबर हो गया पोरीफेरा, तीसरे नंबर पर हो गया सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया कहते हैं, चौथे नंबर पर हो गया आपका टीनोफोरा और पांचवें नंबर पर आपका प्लेटिहेल्मिन्थीस है। और इसी प्लेटिहेल्मिन्थीस का जो पिछला आपने लेक्चर सुना था, उस लेक्चर में मैंने दिया था आपको जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस। हम इसमें पढ़ेंगे जो प्लेटिहेल्मिन्थीस में बीएससी में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक जनरा पढ़ने के लिए, वो जनरा कौन सा है? टीनिया सोलियम का। ठीक है ना। तो उस टीनिया सोलियम के बारे में कुछ विशेष आप अगर जाने तो ये जानना है कि टीनिया सोलियम से एक बीमारी होती है जिसे टीनियसिस कहते हैं। तो जो टीनिया सोलियम से बीमारी होती है उसे टीनियसिस कहते हैं, और टीनिया सोलियम को हिंदी में फीता कृमि कहते हैं। तो टीनिया सोलियम को हिंदी में फीता कृमि कहते हैं और इससे टीनियसिस बीमारी होती है। और स्वाभाविक रूप से इसकी जो लंबाई होती है लगभग इसे ब्लैडर वर्म कहते हैं। और ब्लैडर वर्म की विशेषता होती है कि ये जो टीनिया सोलियम होता है ये गेंद जैसा, ये बॉल जैसा पूरा कुंडलित रहता है, जबकि होता जैसे फीते जैसा ही गिड़ुरा करके पूरा गुच्छा बन जाता है, और गुच्छा बन करके आता है बिल्कुल कंप्लीटली एक बॉल जैसी संरचना मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और मनुष्य की आंत में जाता कैसे है? जो व्यक्ति जैसे सुअर की मांस खाता है, सुअर की मांस को पोर्क कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो सुअर की मांस खाते हैं, तो सुअर की मांस तो खाते हैं, ठीक है, सुअर की मांस मोटी होती है और ज्यादा फैटी होता है। तो सुअर की मांस अगर पकाते समय जो लोग सही से नहीं पका के खाते हैं, सुअर की मांस कच्चा खा जाते हैं, या मान के चलिए कि कच्चा नहीं खाते फिर भी पकाते हैं, लेकिन कंप्लीटली पक नहीं पाता वो, क्योंकि ऊपर से तो पक जाता है, अंदर नहीं पक पाता है पूरा। और अंदर ही वो क्या करता है कि तुरंत जो उसके लार्वा होते हैं वो मांस में दबे रहते हैं, मांस में पड़े रहते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति खाया उसे, ठीक है ना, तो वह उस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा, आंत में जाएगा और वहां पर डेवलप करके कंप्लीट टीनिया सोलियम बनाएगा। और टीनिया सोलियम से जो बीमारी होती है उसे टीनियसिस बीमारी कहते हैं, और बहुत रेयर केस और बहुत डेंजर बीमारी है। इसमें होने पर बहुत तरीके का, जिसे दवा से जल्दी ठीक नहीं होता, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लैडर वर्म को निकालना पड़ता है आंत से। तो आप ये समझेंगे कि जो टीनियसिस रोग है वो टीनिया सोलियम है, उसके बारे में उसका परिचय आप समझ ले एक एक करके पॉइंट वाइज, जो मॉर्फोलॉजी आपको बीएससी में पढ़ना है। तो जो टीनिया सोलियम है, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है टीनिया सोलियम। टीनिया इसका जीनस है, ठीक है ना, इसका जीनस है, और सोलियम इसका स्पीसीज है, ठीक है ना। तो जो टीनिया है उसका जीनस है और सोलियम इसकी स्पीसीज है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे जो किंगडम है एनिमैलिया, ठीक है, फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थीस, क्लास है सिस्टोडा और सब क्लास है यूसिस्टोडा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर है साइक्लोफिलिडी, ठीक है ना, साइक्लोफिलिडी है, और जीनस क्या है? टीनिया, स्पीसीज क्या है? सोलियम। अगर इसका नाम आप लिखेंगे साइंटिफिक नेम, ठीक, इसी को कहते हैं वैज्ञानिक नाम। तो साइंटिफिक नेम में क्या करेंगे? पहले नाम लिखेंगे जीनस का, उसके बाद लिखेंगे स्पीसीज का। तो जीनस हो गया टीनिया, स्पीसीज हो गया सोलियम। टीनिया का कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, टी, और यहां पर स्मॉल लेटर से शुरू होगा एस। टीनिया सोलियम में ये जो आप कभी भी टेक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे, कैरोलस लिनियस जी का जो सिद्धांत आप पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। इसी को आप साइंटिफिक नेम कहते हैं, इसी को आप बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं, इसी को जैविक नाम कहा जाता है। और ये जंतु में आता है तो इसी को जूलॉजिकल नेम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, इसी को बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं, और इसी को आप जूलॉजिकल नेम भी कहते हैं। अगर यही वनस्पति में रहेगा किसी प्लांट का तो आप बोलेंगे बॉटेनिकल नेम, ठीक है ना। और यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम ही होगा, यहाँ पे साइंटिफिक नेम ही होगा, और वैज्ञानिक नाम। ये था टीनिया सोलियम का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजीशन। इसके बाद अब शुरू होता है इसका टीनिया सोलियम का जो हैबिट एंड हैबिटेट है, वास स्थान और स्वभाव। तो वास स्थान का मतलब हो गया कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, और इसका बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा, नेचर कैसा है। तो आप ये देखेंगे भैया कि इसका हैबिट एंड हैबिटेट में कि पहले स्वाभाविक रूप से देखिएगा मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला
ठीक है ना, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला बहुकोषीय परजीवी है। एक होता है यूनिसेलुलर पैरासाइट, और यूनिसेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है एक कोषीय परजीवी। और यहां पर ये प्लेटिहेल्मिन्थेस का है, और आपको पता है कि जो प्रोटोजोआ के मेंबर हैं वो सब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, और ये सब मल्टीसेलुलर है। और यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर। वहां पे यूकैरियोटिक वो सिंगल है, यानी यूनिसेलुलर थे प्रोटोजोआ के, और यहाँ पे ये मल्टीसेलुलर है। तो मल्टीसेलुलर है, बहुकोषीय है। और ये जो उसकी लेयर होती है छोटी आंत की दीवार में चिपका हुआ हुक इसके पास होता है, और इसी हुक से वो फंसा रहता है, उसी में चिपका रहता है, ठीक है ना। और यह पाया जाता है मनुष्य की आंत में। और स्कोलेक्स, इसमें एक मुंह यानी थुथुना इसका जो ऊपर की तरफ होता है, मुंह जो होता है इसका टॉप पोर्शन में, तो मुंह होता नहीं है। अगर आप इसको मुंह समझते हैं तो ये गलत है, ये इसका माउथ नहीं होता है। और स्कोलेक्स होता है, तो स्कोलेक्स इस सेंस में होता है कि उसका जो ऊपर वाला टेनिया सोलियम का ऊपर वाला हुक जैसा सिस्टम होता है, हुक पाया जाता है उसमें 28 तो हुक होता है ऊपर की तरफ, सबसे टॉप पर एपिकल पोर्शन पर। और उसके बाद चारों साइड में डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल, उसमें चारों साइड में हुक होता है। और पूरा सिस्टम जो होता है वो हेड कहलाता है, उसी को स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स में भी दो भाग होता है, जो स्कोलेक्स होता है इसमें दो भाग होते हैं, इसी को हेड कहते हैं। और ये जो पर्सन सुअर की मांस यानी पोर्क ईट करते हैं, ईटिंग होती है उनकी, पोर्क मतलब हो गया सुअर की मांस, जो खाएंगे उस तरह की संख्या में, उस तरह के लोगों में यह बीमारी ज्यादातर होती है, ठीक है। अब एक बीमारी होने का इसका मूल एक और चांस होता है, जैसे आप समझना चाहें, मैं जनरल कैरेक्टर पढ़ाते समय प्लेटिहेल्मिन्थेस का ये बोला था, ठीक है ना। और इसके पहले भी जब इंट्रोडक्शन मैंने सेकंड यूनिट का दिया था, उस टाइम भी मैंने बोला था कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है उसका जो टेनिया सोलियम है सुअर की मांस खाने से तो होता ही है। इसका एक और तरीका होता है फैलने का, और इसका एक और तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो ओपन शौच करते हैं लोग खेतों में, ऐसे फील्ड में ओपनली जो शौच होता है ह्यूमन बींग्स का, यानी मनुष्य में जो लोग खुले में शौच करते हैं, तो खुले में शौच करने की वजह से होता क्या है कि अगर उनकी बॉडी के अंदर अगर टीनियसिस बीमारी है या टीनिया सोलियम उनके शरीर में है, तो वह टीनिया सोलियम का जो स्ट्रोबिला होता है, उसका जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होता है, जो मैच्योर खंड होता है, वो फीकल मैटर में टूट टूट करके फीकल मैटर के साथ उस खेत में आए, फीकल मैटर के साथ, ठीक है ना। तो जब उस फीकल मैटर के साथ वो खेत में आएगा, तब उसकी एक विशेषता होती है कि जैसे फीकल मैटर वो खेत में आएगा और वहीं से वह आसानी से बिल्कुल तो इसमें जैसे किसी तरह का जो जैसे कोई शुगर है, मान लीजिए अगर उसका कच्चा मीट अगर खाते हैं तो इस तरह की बीमारी होती है, टीनियसिस बीमारी, ठीक है ना, जिसमें मैंने लिखा भी है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और अनकुक्ड जो फूड होता है पिग का, उसी की वजह से बीमारी होती है। अब ये देखेंगे कि इसका एक्सटर्नल फीचर क्या है। एक्सटर्नल फीचर का मतलब होता है बाह्य लक्षण या बाह्य विशेषताएं, जो देख करके हम पहचान पाए कि ये टीनिया सोलियम है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे आप जैसे कि जैसे ये शेप हो गया, तो शेप, साइज और कलर, इसका शेप क्या है, ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, रिबन जैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको फीता क्रीमी कहते हैं, इसीलिए इसे फीता क्रीमी कहते हैं, फीता क्रीमी, ठीक है ना। फीता क्रीमी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिबन जैसा होता है, और जैसे फीता होता है ना, फीता समझ रहे होंगे, जो फीता होता है जो आप ऐसे चपटा सा जो बाल उल बांधने के लिए लड़कियों काम में आता है, और ऐसे कहीं फंक्शन में अगर फीते का यूज करते हैं, या फिर कोई मेडल वोडल जो आप गले में पहनते हैं उसका जो चपटा वाला हिस्सा, उसका डायमीटर कम होता है, लेंथ अधिक होती है, ठीक है। तो उस तरह की संरचना होती है इसकी। और साथ में देखेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, इसकी बॉडी खंडयुक्त होती है, सेगमेंटेड है। और इसकी अधिकतम जो एक सामान्य एवरेज की लंबाई है वो 3 से 5 मीटर होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई 8 मीटर तक भी होती है, ठीक है ना। येलो कलर का होता है या क्रीम कलर का होता है, ओपेक्यू होता है, ठीक है ना, अपारदर्शी टाइप सफेद कलर का होता है। और इसके बाद अब ये देखेंगे
कि इसकी बॉडी डिवीजन, टेनिया सोलियम की बॉडी डिवीजन, बाबू बॉडी डिवीजन में देखेंगे कि इसकी शरीर किन किन क्षेत्रों में बटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी बॉडी 3 खंडों में बटी होती है। एक ऊपर वाला होता है जिसको हेड या स्कोलेक्स कहते हैं, बीच वाला जो गर्दन होता है उसे नेक कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो चैन लाइक उसे स्ट्रोबिला कहते हैं, उसी को कहते हैं मेन बॉडी। ध्यान दीजिएगा कि जो टेनिया सोलियम है, उस टेनिया सोलियम में, टेनिया सोलियम का जो बॉडी है, वो बॉडी में जो ऊपर की तरफ इसका घुंडी टाइप हिस्सा निकला रहता है, उस घुंडी टाइप हिस्से को स्कोलेक्स कहते हैं। सामान्यतः आप ये समझिएगा, डायग्राम आप बुक से देख करके बना लीजिएगा, बस ऐसे एक संरचना बनाएंगे आप, ऐसे, ठीक है, और ऐसे इस तरह की संरचना से। अब इसी की बॉडी जैसे मान के चलिए कि ऐसे आपने बना ली। अब ये शुरुआत में पतला, उसके बाद धीरे 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 चौड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे चौड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है, बड़े बड़े खंड ऐसे ऐसे खंड युक्त हो गया। ये टेनिया सोलियम की बॉडी में, टेनिया सोलियम का ये आकार है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसी को कहते हैं स्कोलेक्स, ठीक, और यहीं पे स्पाइन जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं, स्पाइन जैसे इसमें हुक रहता है, इसमें हुक लगे रहते हैं। इस हिस्से को बोलते हैं नेक, और इसको बोलते हैं मिडल, और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर भाग, पीछे वाला भाग। तो इसी को कहा जाता है, जो नेक वाला हिस्सा है, नेक के बाद इस वाले हिस्से को, जो नेक से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, इसे कहते हैं इमैच्योर, ठीक है ना, इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, और इसको कहते हैं मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है। और लास्ट वाला जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, इसे आप कहते हैं रिप ग्रेविड, ग्रेविड, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ठीक ना। अब बाबू इतना ध्यान देना, कुछ नहीं करना इसमें, ये टेनिया सोलियम ऐसे सामान्य बनता है। इसका जो हेड वाला सिरा है, जिसको हम स्कोलेक्स कहते हैं, यह कैसा होता है, गांठ जैसा होता है, और एंटेरियर पार्ट इसका होता है। तो अब आप समझिएगा कि जो इसका स्कोलेक्स हो गया, तो इसका एंटेरियर पार्ट है, तो हाई वाला इसका हिस्सा कौन सा होगा, पोस्टीरियर भाग होगा। दूसरी बात, इसमें जो पोस्टीरियर भाग, एंटेरियर भाग होता है, इसमें 4 साइड होते हैं, ठीक ना, 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल, और साइड में 2 लैटरल होते हैं। और यह पियर शेप दिखता है, नाशपाती जैसा दिखता है। इसमें 2 भाग होते हैं, इसमें साइड कितने होते हैं, 4, भाग कितने होते हैं, 2। समझ पा रहे हैं, इसमें भाग की संख्या कितनी है, 2 भाग होते हैं इसमें, ठीक है। अब ऐसा समझते जाइएगा, इसमें इसका ये वाला हिस्सा, जो इसका पहला है भैया स्कोलेक्स, स्कोलेक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट इसका होता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल रोस्टेलर, रोस्टेलर पार्ट, रोस्टेलर पार्ट, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा होता है, इसको कहते हैं डिजिटल 4 साइडेड पार्ट, डिजिटल 4 साइडेड पार्ट, ठीक है। अब ये कौन कौन होता है, जैसे हमने बताया आपको कि ये टेनिया सोलियम की जो मुड़िया होती है ऊपर वाला, ये ऐसे ऐसे वाला, ठीक है।
ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को बोला जाता है प्रॉक्सिमल रोस्टेलर पार्ट। इसमें हुक लगे रहते हैं, और हुक कितने रो में लगे होते हैं? 2 रो में लगे, ठीक ना। और इस हुक की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। और ये हुक का काम क्या होता है बाबू? हुक का काम होता है कि जो मनुष्य की जैसे आंत है, ये समझिएगा, ये आंत हो गई, तो इस आंत की दीवार से चिपकने के काम में आता है। हुक होता है तो फंसा लेता है आंत में म्यूकोसा को, और म्यूकोसा लेयर से आसानी से चिपक जाता है, ताकि जब कभी भी फूड का प्रेशर अगर आएगा तेजी से आंत में, हम लोगों की आंत में अगर भोजन का प्रेशर बहुत तेजी से लगेगा, तो ये हुक बहुत आसानी से छूट ना जाए, इसलिए इसके जो हुक होते हैं वह छोटी आंत से, जो आंत होती है हम लोगों की, उसमें आसानी से चिपके रहते हैं, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा जो होता है उसी से। इसका जो डिजिटल 4 साइडेड पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि एक यहां पर हुक होता है, एक यहां पर होता है, एक यहां पर होता है, एक इसके पीछे होता है। एक जो आगे हो गया वेंट्रल, पीछे हो गया डॉर्सल, साइड में जो हो गया इसे लैटरल बोलते हैं। तो जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों साइड में लैटरल हो गए, एक हो गया वेंट्रल, एक हो गया डॉर्सल, तो संख्या कितनी होगी? 4। एक हुक ही हो गया। और ये पूरे मूड़ी वाला का काम है भैया कि ये पूरा मूड़ी वाला हिस्सा खाना खाने के लिए नहीं होता। टेनिया सोलियम में, टेनिया सोलियम खाना मुंह से नहीं खाता है, याद रखिएगा। ये स्कोलेक्स का हेड का आप ये मत समझिएगा कि टेनिया सोलियम खाना भी खाता है, खाना नहीं खाता वो। अब इसके भरोसे खाना नहीं खाता वो, ये हुक वाला सिस्टम है। और इससे से क्या होता है कि ये छोटी आंत से चिपका रहता है, छोटी वाली आंत से जुड़ा रहता है। और ये हुक फंसाने के लिए छोटी आंत से होता है, खाने के लिए नहीं होता, कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए यहां से नहीं। कंफर्म? चलिए, ये हो गया इसका ऊपर वाला हिस्सा जिसे आप स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स के बाद अब दूसरा जो हिस्सा इसका शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं नेक, ठीक है ना। नेक जो होता है इसका, नेक इसका स्कोलेक्स के जस्ट नीचे होता है, और नेक के पास से छोटे छोटे जो स्ट्रोबिला होते हैं, जो टेनिया सोलियम के छोटे छोटे जो खंड होते हैं, उसका निर्माण होता है, यानी बडिंग जोन होता है। आप ये कह सकते हैं कि वो स्कोलेक्स जो होता है उसके जस्ट नीचे वाले भाग जो नेक होता है, वह टेनिया सोलियम का बडिंग जोन होता है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला भाग हो गया नेक, ठीक है। और जो नेक होता है वह मान के चले कि ये हेड वाला पोर्शन है, और हेड वाले पोर्शन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जिसकी लेंथ अधिक, यानी चौड़ाई में ये चौड़ाई अधिक और लंबाई इसकी कम होती है, ऐसे इस तरह से पतले पतले होते हैं, और इसी हिस्से को आप नेक कहते हैं, नेक कहते हैं। और नेक की विशेषता होती है कि यहीं से स्ट्रोबिला जो होता है, स्ट्रोबिला जो होता है उसी का फॉर्मेशन होता है, उसी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप बडिंग जोन भी कहते हैं, बडिंग जोन, ध्यान दीजिएगा, इसी को बडिंग जोन कहा जाता है। बडिंग जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि टेनिया सोलियम का जो खंड होता है यहीं से बढ़ता चला जाता है, तो एक तरह से बडिंग जोन है। बडिंग जोन के बाद जब शुरू होता है इसका, ठीक है ना, तो जो इसका बडिंग जोन होता है, बडिंग जोन के बाद ये तीसरा इसका शुरू होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिला, ठीक है ना। ये बडिंग जोन हो गया नेक वाला हिस्सा। इसके बाद हो गया तीसरा स्ट्रोबिला, तीसरा हो गया स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला, ध्यान दीजिएगा स्ट्रोबिला है। अब स्ट्रोबिला क्या होता है भैया कि टेनिया सोलियम के खंड को, सेगमेंट ऑफ टेनिया सोलियम, सेगमेंट ऑफ टेनिया सोलियम आर कॉल्ड स्ट्रोबिला। टेनिया सोलियम के खंडों को हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और जो स्ट्रोबिला होता है यह लगभग 800 से 1000 खंडों का होता है। यानी टेनिया सोलियम का जैसे बाबू आप बनाए थे, मान लो कि चलो मूड़ी है, ठीक है। अब मूड़ी के बाद जो है गर्दन इसकी बनाए थे आप, ऐसे 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 संरचनाएं जो आप बनाए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये टेनिया सोलियम का जो आप खंड बनाए थे, अब समझिएगा कि जो लास्ट वाला खंड होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ज्यादा मैच्योर होता है, पक गया होता है, रिप होता है बिल्कुल। उसमें रिप का मतलब होता है, खंडों के पकने का मतलब होता है
कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि खंड जो होता है वो कंप्लीटली हर्माफ्रोडाइट हो जाता है। इस वाले हिस्से को आप स्कोलेक्स कहते हैं, इसको आप नेक कहते हैं, और उसके बाद का जो सिरा होता है इसी को आप स्ट्रोबिला कहते हैं। और खंडों की संख्या लगभग 800 से 1000 होती है। इसके बाद इसमें 3 भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। किसमें 3 भाग होते हैं? स्ट्रोबिला में 3 भाग होते हैं। एक होता है इमैच्योर, एक होता है इमैच्योर, एक होता है मैच्योर, और एक होता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, एक होता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, जो तीसरा खंड होता है, ठीक है। अब इसमें संख्या लगभग 200 खंडों की होती है, इसमें 400 से 600 खंड होते हैं, इसमें लगभग 200 खंड। बस इतना ध्यान देना, कुछ नहीं करना है इसमें। जो मैच्योर खंड होता है, इमैच्योर, वो शुरुआत का होता है, जो नेक्स्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। इमैच्योर खंड की विशेषता होती है कि इसमें जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अनडेवलप्ड होते हैं या डेवलपिंग पीरियड में होते हैं, अभी विकसित होना शुरू होते हैं। उसके बाद मैच्योर शुरू होता है, जो इसकी लेंथ वाला हिस्सा है, अच्छे खासी इसकी लंबाई होती है, ये लेंथ वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जिसमें खंडों की संख्या लगभग 400 से 600 होती है, और इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीटली विकसित हो चुके होते हैं, ठीक है। अब जब कंप्लीट खंड बन जाते हैं, तो कंप्लीट जो खंड बनते हैं उस वहीं फिर क्या होता है कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होता है लास्ट का। जैसे मान लीजिए एक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, बिल्कुल आप इसे रिप सेगमेंट भी कह सकते हैं, रिप सेगमेंट, ठीक है ना। रिप ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स भी आप कह सकते हैं, मतलब पका हुआ है एकदम, मेल फीमेल दोनों एकदम रिप्रोडक्शन करते हैं, इस तरह के जो खंड होते हैं। अब यही होता क्या है, अब देखिएगा लाइफ साइकिल का प्रोसेस समझिएगा। टीनिया सोलियम में जब ये पक जाता है तो ये खंड टूट टूट करके अलग हो जाता है, ये टूट करके खंड क्या होता है, अलग हो जाता है। ये जो खंड होते हैं ये टूट करके अलग हो जाते हैं, और जब खंड टूट करके अलग होता है तो यही मनुष्य के फीकल मैटर के साथ जो वज्र पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो फीकल मैटर होता है मनुष्य का, मानव का जो अपशिष्ट या वज्र पदार्थ होता है, उसी वज्र पदार्थ में ये मिल जाता है, ये वाले हिस्से, और इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, अंडे बन गए इसमें, और ये चले जाते हैं खेत में। अगर खुले में शौच अगर होता है तो ये खुले में शौच अगर होगा तो ये फीकल मैटर चले जाएंगे खेत में। अगर खेत में जाते हैं तो फिर चांस ये होता है कि अगर सुअर बोले तो पिग, अगर उसको खाती है, उस फीकल मैटर को अगर सुअर खाती है, तो ये अंडे उसकी बॉडी में जाकर के उसकी मसल्स में डेवलप होंगे, सुअर की बॉडी में, और मसल्स में डेवलप होकर के हेक्साकेंथ लार्वा बनाते हैं, और वह हेक्साकेंथ लार्वा सुअर की मांस में छुपा रहता है, पोर्क में। और जब उस मांस को मनुष्य काटता है, सुअर को फिर पकाता है, तो ऊपर की मांस तो गल जाती है, लेकिन अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और जल्दीबाजी में अनकुक्ड मटेरियल हम जल्दी जल्दी में उतार लेते हैं ईंधन पर से और खा जाते हैं। और उसके बाद जब हमारी बॉडी में वही छुपा हुआ लार्वा जब हमारी आंख में पहुंचता है, तो वहां पर वह ब्लास्ट करेगा, यानी ओपन होगा, खुलेगा, निकलेगा वहां से, और फिर हमारी आंत में इसका इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये समझिएगा दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर फीकल मैटर खेत में है या इस तरह से अपशिष्ट कहीं पर भी हो जा रहा है शौचालय, तो अब शौच अगर आप कहीं भी खुले में कर देंगे तो होगा क्या कि उसका जो स्पोर्स है, यानी इसका जो अंडे हैं इसके, वो उसके आसपास जो पेड़ पौधे, पत्तियां, छोटे छोटे घास फूस, या फिर आपकी बिरवाई या सब्जी या फिर कोई फसल है, उनकी पत्तियों पर अगर इसके स्पोर छटक करके या ऐसे कहीं से भी अगर जीवों के माध्यम से किसी तरह से पत्तियों के ऊपर चिपक जाएगा जाकर के इसका स्पोर, यानी इसके अंडे,
और हम लोग क्या करते हैं कि खेत में जाते हैं, कोई सब्जी तोड़ी या कोई चने का पत्ता तोड़ा, मटर का पत्ता तोड़ा, मूली का पत्ता तोड़ा और बिना धोए हम उसे क्या करते हैं, खा लेते हैं। डर वहां भी रहता है कि यदि आप बिना धोए इस तरह के फसलों को, इस तरह की फसलों की पत्तियों को अगर आप खाते हैं तो इन्फेक्शन होने का चांस वहां पर भी होता है। समझ पा रहे? वहां पर भी इसका इन्फेक्शन होगा। एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन सुअर के मांस खाने से। समझ पा रहे? तो ये टेनिया सोलियम का मूल प्रोसेस था कि टेनिया सोलियम किस तरह से इन्फेक्शन मनुष्य के अंदर करता है। इसकी लाइफ साइकिल हम आपको पढ़ाएंगे, इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से। एक हेडिंग अंतिम में आपकी इसकी आती है जिसको हम एपोलाइसिस कहते हैं। और कभी कभी आपसे एपोलाइसिस 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हो गया है तो अब जो सेक्शन ए बनता है वो 2 नंबर का होता है। इसके पहले क्या होता था कि जब एनुअल सिस्टम था तो सेमेस्टर सिस्टम में, जो एनुअल सिस्टम था तो उस एनुअल सिस्टम में, ठीक है, एनुअल सिस्टम में होता क्या था कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते थे सेक्शन ए में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता था। और 1 नंबर के जब क्वेश्चन आते थे तो उसमें एपोलाइसिस के बारे में पूछता था, ठीक है ना। तो एपोलाइसिस जो होता है, एपोलाइसिस क्या होता है, एपोलाइसिस, ठीक है। अब देखो एपोलाइसिस अगर आपसे 1 नंबर में पूछ देगा या 2 नंबर में, तो एपोलाइसिस का मतलब आप सीधा लिखेंगे कि एक समय में जो छोटे छोटे खंड मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए ये टेनिया सोलियम के छोटे छोटे खंड हैं, ठीक, एक खंड एक, और ये टूट टूट करके 4 से 5 की संख्या में हमेशा टूट टूट कर निकल रहे हैं, फीकल मैटर में जा रहे हैं, ये टूट टूट करके गिर रहे हैं, ठीक है, ये टूट रहे हैं, टूट करके निकल रहे हैं। टेनिया सोलियम के खंडों के, पके हुए खंडों के टूट करके निकलने की प्रक्रिया और फीकल मैटर में जाने की प्रक्रिया को हम एपोलाइसिस कहते हैं। क्या कहता है? टेनिया सोलियम का जो पका हुआ खंड है, यानी मैच्योर खंड, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन किया हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गया, वो टूट टूट करके फीकल मैटर में जा रहा है, टूट टूट करके फीकल मैटर में जा रहा है, टूट टूट के फीकल मैटर में जा रहा है। इसी को कहते हैं एपोलाइसिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में टेनिया सोलियम की लाइफ साइकिल, और इसके लाइफ साइकिल में आप थोड़ा सा लार्वा, पिग, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट के बारे में देखेंगे और किस तरह से ये मनुष्य के बॉडी में जाता है, क्या करने से मनुष्य की बॉडी में जाता है, मैंने इसके बारे में चर्चा की है। और उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आएगा और आप अपना नोट्स अच्छे से तैयार करते रहिए और मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।